हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अमीन्स के पीवाईक्यू के बारे में। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 3-4 साल में इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे से चैप्टर में जो भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है उसको इस वीडियो में हम लोग डील किए, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, रिएक्शंस, रीजनिंग, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, जो भी चीज पूछा गया सारा इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप अगर चाहें और आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन गो विथ 1.25x स्पीड। अदरवाइज छोटा सा वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखो, फंडामेंटल्स क्लियर होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है उसका बनने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा। ये एक बेसिक सा कन्वर्जन का क्वेश्चन है। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉर्मूला दे करके, रिएजेंट दे करके आपको बोल रहा है कि आप कन्वर्ट करके बताइए कि इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COH दिया हुआ है। अमोनिया के प्रेजेंस में जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहां से अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बनता है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसमें होता क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि पहले जब इसमें हम लोग अमोनिया डालते हैं तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और यहां पे फॉर्म करता है CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस और यहां पर NH4 प्लस। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम एसीटेट। दिस इज एसिटिक एसिड, अमोनिया, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनियम एसीटेट। ठीक है, फिर जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो इसमें से H2O निकल जाता है, यहां से 2H, ये वाला O निकल जाता है और ये 1 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस भी आप लोगों को हम बता दिए कि सिर्फ अमोनिया लिखा हुआ रहेगा तो आप यहां पे अमोनियम एसीटेट पे छोड़ देंगे। अगर हीट का साइन किया हुआ है देन इन दैट केस आप उसमें 1 डिग्री अमाइड तक उसको फॉर्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें लिखा हुआ है NaOBr। NaOBr, अब जल्दी से अपना नॉलेज को चेक करो कि ये 1 डिग्री अमाइड में जब NaOBr डालेंगे तो ये रिएक्शन क्या है। ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि NaOBr दिया रहे, NaOBr का नाम है सोडियम हाइपोब्रोमाइट, ITE, सोडियम हाइपोब्रोमाइट। ठीक है, या फिर इसके जगह रिएजेंट आपको लिखा हुआ रह सकता है NaOH प्लस Br2। ध्यान रखना, NaOBr भी लिखा हुआ हो सकता है, NaOH प्लस Br2 भी लिखा हो सकता है। यह है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि ये C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सोडियम के साथ कार्बोनेट बना करके निकल जाता है और यहां जो भी अल्काइल अटैच्ड है वो इस NH2 के साथ जुड़ करके अमीन फॉर्म करता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH2। यहां पर प्रोडक्ट बन गया CH3NH2 जो उसका मेन प्रोडक्ट है, और इसके साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है ये सोडियम इस C डबल बॉन्ड O में, और ऑब्वियसली यहां पे NaOH का प्रेजेंस है तो और ऑक्सीजन आ जाएगा, ये Na2CO3 बन करके निकल जाता है। एक और एड ऑन इंफॉर्मेशन आप लोग हम देते हैं कि अगर इस कार्बन पे हम स्टार मार्क लगा दें, अमाइड वाले C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे स्टार मार्क लगाएं तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है इसमें स्टार मार्क लगाएंगे, यानी कि वो कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म पे निकल जाता है। आपसे पूछा है कि A और B कौन है, तो मेरे को यहां पे क्लियरली दिख रहा है, ये हो गया A जो कि 1 डिग्री अमाइड है, और B हो जाएगा ये 1 डिग्री अमीन जो कि इस 1 डिग्री अमाइड के हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से बना है। रिएजेंट ध्यान रखिएगा, इस तरह का रिएजेंट हो सकता है या फिर हो सकता है जिसमें कि एक कार्बन कम हो जाएगा और जो कार्बन कम होगा वो कार्बोनेट के फॉर्म में निकल जाएगा। ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है जहां पे 2 स्टेटमेंट है, एक को असर्शन और एक को रीजन बोला गया है। इसमें आपको यह देखना होता है कि असर्शन सही है या नहीं, स्टेटमेंट सही है या नहीं, रीजन सही है कि नहीं, और अगर दोनों सही मिल गया आपको देन यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, कि भाई ठीक है असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट क्या रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि असर्शन और रीजन ये दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा गलत है। जैसे पहला स्टेटमेंट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, C2H5 दिस इज 2 डिग्री अमीन, ये बाबू ये हो गया 2 डिग्री अमीन। ठीक है, is more basic than C2H5 and in aqueous solution, ये हो गया 3 डिग्री अमीन। तो अगर आप लोगों को अमीन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी है तो आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में अमीन्स में एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में 2 डिग्री अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होता है एक्वस सॉल्यूशन में।
ठीक है, क्यों ज्यादा होता है, रीजन देखो हम यहां पे दिखाते हैं। जैसे यहां पे हम बनाते हैं 2 डिग्री अमीन NH, और इस जगह पे अल्काइल ग्रुप लिख देते हैं R, जो कि इस केस में C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक 3 डिग्री अमीन बनाते हैं जहां पे हम लोग फिर से R मानते हैं अल्काइल ग्रुप को, और 3 R यहां पे लगा दिए, ठीक है। ये हो गया 2 डिग्री अमीन और ये हो गया 3 डिग्री अमीन। अब जब इसको हम एक H+ देंगे, मतलब कि इस बेस को एक H+ देके उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, तो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए होगा। यहां पे नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, और ये 2 अल्काइल ग्रुप है, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। जबकि इसको आप अगर एक H+ दोगे तो यहां भी वैसे ही, ये नाइट्रोजन है, इस पे 3 अल्काइल ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है बिकॉज 3 डिग्री अमीन था, और ये वाला H एक निकल के आ गया। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में वहां पर पानी प्रेजेंट है, तो यहां आप गौर से देखो, अगर यहां पर हम H2O का मॉलिक्यूल बना देते हैं, H2O, और यहां पर H2O बना देते हैं, तो पहला वाला जो कंपाउंड है, यानी कि 2 डिग्री अमीन का बात हम करें, तो ये वाला हाइड्रोजन इस H2O के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है इंटरमॉलिक्यूलर, और ये वाला H भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बना सकता है। जबकि 3 डिग्री अमीन के कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ एक ही एलिजिबल हाइड्रोजन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रीजन है जिसके वजह से ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को आप बोल सकते हैं X, और ये वाले कंपाउंड को Y। तो स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे दिख रहा है कि X इज मोर स्टेबल देन Y, बिकॉज X में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर जो ज्यादा स्टेबल है तो उसका कॉन्जुगेट ज्यादा बेसिक होगा, दैट मींस 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए। पहला वाला स्टेटमेंट जो है असर्शन, वो करेक्ट है, that 2 degree amine is more basic than 3 degree amine in aqueous solution, ठीक है। रीजन जो है पढ़ते हैं उसको, क्या लिखा हुआ है, in C2H5 to NH, यानी कि 2 degree amine again there is more steric hindrance and plus I effect than C2H5 whole 3, यानी ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बाबू। जब अल्काइल ग्रुप 2 है और यहां पे अल्काइल ग्रुप 3 है, तो ऑब्वियसली जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा उसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, जब ग्रुप के चारों तरफ बल्किनेस बढ़ता है, भीड़ भाड़ बढ़ जाता है। तो जब अल्काइल ग्रुप का संख्या बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस उस केस में इंक्रीज करेगा। और आपको दिख रहा है कि यहां पे उल्टा बात लिखा हुआ है कि इस 2 डिग्री वाले में कह रहा है कि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो गलत बात हो गया। ऊपर से जो अल्काइल ग्रुप है ये होता है प्लस आई ग्रुप, 3 अल्काइल है तो प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, इसमें 3 डिग्री में प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, और यहां पे तो कह रहा है कि 2 डिग्री वाले में प्लस आई ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही बात गलत है कि देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन दिस, देयर इज मोर प्लस आई इफेक्ट इन दिस। तो ये रीजन वाला बात गलत है। हां, अगर रीजन सही होता तो फिर हम लोग चेक कर रहे होते कि भाई वो एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, बट यहां तो उसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। यहां पे क्या है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ये एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, दैट CH3NH2 इज मोर बेसिक देन दिस कंपाउंड। दिस CH3NH2 इज कॉल्ड मिथेनामीन। दिस कंपाउंड इज मिथेनामीन, मिथेनामीन। और ये जो कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, ठीक है। ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, रिपीटेशन में एग्जाम में आता है इस तरह का सवाल। CH3NH2 यहां हो सकता है, यहां पे CH3 की जगह दूसरा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम, ठीक है। CH3NH2 इज मोर बेसिक देन दिस एनिलीन, यू हैव टू एक्सप्लेन। तो यहां पर एक फैक्ट है कि जब भी हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमेशा हम लोग बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस का, यानी कि आपका जो बेस है वो H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। यानी कि उसके पास लोन पेयर होना जरूरी है। और यहां पे एक फैक्ट है जो लिखा हुआ है बोर्ड में, दैट डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। नाउ व्हाट इज दिस डीलोकलाइज्ड लोन पेयर? डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। मतलब जो लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस बेसिक देन लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड का मतलब ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसका बेसिक टेंडेंसी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसका बेसिक टेंडेंसी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों ऐसा? आप खुद सोचिए ना, एक लोन पेयर है जो विद इन द मॉलिक्यूल ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि स्टेबलाइज्ड है, तो बगल से आने वाले H+ को वो लोन पेयर अपने आप को क्यों डोनेट करेगा?
जब वो विद इन द मॉलिक्यूल ही स्टेबलाइज्ड है तो वो बगल वाले मॉलिक्यूल को, बगल वाले आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा। लेकिन जो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब कि उसमें स्टेबिलिटी वाला कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है, वो H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो होता है उसका उस पे सिर्फ एक एटम का हक नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग एटम पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, तो वो इसलिए तो उसका नाम डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब एक जगह वो लोकलाइज्ड नहीं है, बटा हुआ है। तो जिस लोन पेयर पे एक एटम का हक नहीं है, वो एटम उस लोन पेयर को किसी दूसरे को कैसे दे सकता है? सिंपल सा बात है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर रहेगा, उसका डोनेटिंग टेंडेंसी कम रहेगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा वो जो एनिलीन है, ये देखिए एनिलीन, इस केस में ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे हम बनाए हैं, ये लोन पेयर गया इस तरफ, पाई बॉन्ड इस तरफ, एंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दिस वन। तो एक बार जो लोन पेयर यहां था वो तुरंत देखो यहां पर आ गया है वो लोन पेयर, और आगे आप और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं एग्जाम में, बट स्टिल आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपको दिख रहा है कि इन केस ऑफ एनिलीन द लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, जबकि इस मेथिनामीन में रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। तो यहां लिखा हुआ भी है एज लोन पेयर इन एनिलीन इज डीलोकलाइज्ड एंड दैट इन मेथिनामीन इज लोकलाइज्ड, सो एनिलीन इज लेस बेसिक। ठीक है, यहां तो देखो क्वेश्चन के साथ हम प्रॉपर वो आंसर लिख दिए जो आप एग्जाम में अगर लिखेंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। बट ये जनरल क्वेश्चन की तरह आप इसको इस तरह से ट्रीट करो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे आप लोगों को दिखे कि हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर वो डीलोकलाइज्ड है, तो आप समझ जाएंगे कि उसका बेसिक टेंडेंसी कम होने वाला है। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कन्वर्ट करें। यहां पे कन्वर्ट करने के लिए बोला है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में, फॉर्मूला नहीं दिया है, नाम दिया है। तो आपको सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है। बेसिक सा कंपाउंड है, कोई बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है। बेंजोइक एसिड इज दिस COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, और उसको आपको कन्वर्ट करना है एनिलीन में। एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां पे बेंजीन रिंग और इस जगह पर NH2 एनिलीन। ठीक है, बहुत सारा तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। पहले हम यहां पे नाम लिख देते हैं, दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग पहला तरीका के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट अवे इस कंपाउंड से कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए, ऐसा सिंगल स्टेप मेथड नहीं है, और सिंगल स्टेप बोला भी नहीं है, आपको प्रॉपरली कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप इसमें क्या करो, अमोनिया के साथ इसको हीट कर दो। जैसे अमोनिया के साथ हीट करोगे यहां पे बनेगा अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे इस कंपाउंड के से बेंजामाइड फॉर्म कर जाएगा, बेंजीन रिंग, और यहां पे C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये फॉर्म कर जाएगा बेंजामाइड। और फिर अगले स्टेप में आप इसमें डाल दीजिए NaOH प्लस Br2, NaOH प्लस Br2। जैसे ये डालोगे यहां पे होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ये अमाइड का जो कार्बन है वो रिमूव हो जाता है, वो निकल जाता है कार्बोनेट आयन बन करके, और उसके इधर जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है, जो कि इस केस में फिनाइल रिंग है, उससे सीधे आप NH2 को कनेक्ट करते हैं और यहां पे देखो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें ये जो कार्बन C डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो सोडियम के साथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनकर के निकल जाता है। तो ये हो गया 2 स्टेप प्रोसेस टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। आप लोगों को बेंजोइक एसिड से एनिलीन कन्वर्ट करने का एक और अल्टरनेट मेथड बताते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप ज्यादा लगेगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस बेंजोइक एसिड को लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम। सोडा लाइम, इसमें क्या होता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, यानी कि ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा और यहां से फॉर्म करता है बेंजीन। ठीक है, यील्ड को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा इसमें हाई टेम्परेचर डाल दो, ये बेंजीन यहां पे फॉर्म कर जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप इसमें नाइट्रेशन कर दो, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक रिएक्शन है, बेंजीन और यहां पर लग गया NO2। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आप इसमें डाल दो SN प्लस HCl।
टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl और ये कन्वर्ट कर जाएगा एनिलीन में, बेंजीन रिंग NH2। क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स को स्पेसिफाई नहीं किया था, ऊपर वाले तरीके से भी आप बना सकते हो, उस तरीके से बना सकते हो, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग, एक कन्वर्जन क्वेश्चन है, यहां पे फॉर्मूला दिया है, नाम नहीं दिया हुआ है, और रिएजेंट के साथ आपको कह रहा है कि इसको कंप्लीट करना है, ए और बी निकालना है। क्या होता है देखिए, CH3Br, इसमें डालने के लिए बोला गया है KCN, ठीक है। तो बेसिकली ये एक SN2 रिएक्शन है, यहां पे K+ और CN- है, ये C- यहां पे कार्बन पे अटैक करके यहां से Br को निकाल देगा। द मैकेनिज्म फॉलोड इज SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, और यहां पे फॉर्म कर जाएगा CH3CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया कंपाउंड A। सेकेंड स्टेप में आपको कह रहा है कि इसको LiAlH4 के साथ रिड्यूस कर दो, ठीक है, और LiAlH4 रिड्यूस करेंगे किसी नाइट्राइल को तो वो अमीन में कन्वर्ट करेगा, और यहां पे कार्बन का संख्या को सेम रखते हुए CH2NH2, ये देखिए ये अमीन में कन्वर्ट कर गया। LiAlH4 की जगह यहां पे H2Ni भी दिया हुआ हो सकता था। Either LiAlH4 और H2Ni will convert this nitrile to 1 degree amine, तो ये हो गया कंपाउंड B। How will you convert the following? Again conversion question, जहां पे कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बल्कि नाम दिया हुआ है, और नाम से आप लोगों को कन्वर्ट करना है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में। पहला केस है दैट यू हैव टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाउ व्हाट इज अ नाइट्रोबेंजीन? ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, और इसको आपको कन्वर्ट करना है एनिलीन में। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, ठीक है। बेसिक रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा रिएजेंट है जो कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकता है? SN प्लस HCl, टिन प्लस HCl, ये काम कर सकता है, या फिर Fe प्लस HCl, ये भी ये काम कर सकता है, या फिर क्लीमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट ZnHg, जिंक एमेल्गम प्लस HCl भी ये काम कर सकता है, या फिर H2Ni, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट भी काम कर सकता है। तो हम एक नहीं बल्कि आपको 4 रिएजेंट दे दिए जो कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कंफर्टेबली कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम में कोई एक लिख दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है दैट यू हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन। नाउ व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। इसको आपको कन्वर्ट करना है मिथेनामीन में। मिथेनामीन का मतलब हो गया CH3NH2, इस कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक सा काम है। सबसे पहले इसमें हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे, तो ये 1 डिग्री अमाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये बन गया 1 डिग्री अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन यू हीट इट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। And in the second step, this 1 degree amide will be converted to 1 degree amine with 1 carbon less। ये बीच वाला जो कार्बन है इसको हटाते हुए ये CH3 और NH2 को सिर्फ जोड़ने के लिए बोला गया है। So the reaction that you will follow is Hofmann bromide degradation reaction, जिसमें आप रिएजेंट के फॉर्म में लिखेंगे NaOH plus Br2 और NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इन दोनों में से कुछ भी करोगे, ये वाला कार्बन कार्बोनेट आयन के फॉर्म में निकल जाएगा और ये CH3NH2 में कन्वर्ट कर जाएगा। एक कार्बन कम करके आपको अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां एक एड ऑन इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि यही अमाइड है CH3C डबल बॉन्ड ONH2 एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस अमाइड टू एन अमीन, जिसमें कि आपको कार्बन का संख्या कम नहीं करना है। देखो कार्बन का एक संख्या कम करके करने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जिसमें ये बीच वाला कार्बन कम हो जा रहा है, बट अगर आपको कार्बन सेम रखते हुए करना है कन्वर्जन रिडक्शन, तो LiAlH4 आप डाल दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वो कार्बन का संख्या को सेम रखते हुए 1 डिग्री अमाइड को 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा। ये एक MCQ का क्वेश्चन है। एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक अमीन है, उसको हीट करना है आपको CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो एक कंपाउंड बनता है विथ अ फाउल स्मेल, ठीक है। एक जनरल सा रिएक्शन आप लोग को हम बता देते हैं कि कोई भी 1 डिग्री अमीन आप लेकर के आओ RNH2 और इसको आप रिएक्ट कर दो CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस लाइक एल्कोहलिक KOH, यहां पर लिखा हुआ है, NaOH भी रह सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन।
कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसमें कि 1 डिग्री आप अमीन लेकर के आओ, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ KOH और यहां पे बन जाता है RNC। ठीक है, NC इज अ फंक्शनल ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप है उसमें। ठीक है, और ये RNC जो है इसका फाउल स्मेल होता है, बहुत खराब सा स्मेल होता है, और इसी डिस्टिंक्ट खराब स्मेल की वजह से इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है। तो 1 डिग्री अमीन को क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH या कोई भी NaOH से रिएक्ट करोगे तो फाउल स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर इसके जगह 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन होता, ठीक है, तो वैसे केस में ये टेस्ट वो नहीं देता। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के फॉर्म में भी होता है और कंपाउंड क्या बनेगा, RNC। अब आप देख लो R का वैल्यू सेम रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, यहां तक R है, NH2 है तो वो पार्ट सेम रहेगा, उसका NC लग जाएगा। यहां पे देखिए NC लगा हुआ है, सो दिस ऑप्शन B इज द करेक्ट वन, यानी कि यहां पे फॉर्म कर रहा है आइसोसाइनाइड विच हैज फाउल स्मेल। ये अमीन का IUPAC नेम लिखने का एक सवाल एग्जाम में, IUPAC नेम लिखने के लिए एग्जाम में आता है। वैसे IUPAC आप लोगों को प्रॉपरली अगर सीखना है तो 1 शॉट वीडियो है नोमेनक्लेचर का, चैनल में आप जाके देख सकते हैं। वैसे इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम इसका फोटो प्रॉपरली बना देते हैं। नाइट्रोजन है, उस पे एक CH3 लगा हुआ है और 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि यहां पे CH2 CH3 और इस जगह पर CH2 और यहां पर CH3, ऐसा कंपाउंड बना हुआ है। दिस इज 3 डिग्री अमीन। ठीक है, 3 डिग्री अमीन, इसका नाम मेरे को लिखना है। तो पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि ये तीनों अल्काइल ग्रुप में आप किसको मेन चेन लोगे। तो इसको तो मेन चेन ले नहीं सकते, एक ही कार्बन है। आइदर यू टेक दिस वन एज मेन चेन और दिस वन एज मेन चेन, आइदर ऑफ द टू आप ले सकते, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल है। तो हम इसको मान लो मेन चेन ले लिए, तो पहला पोजीशन इसको देंगे बिकॉज उसी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अमीन लगा हुआ है, यहां पे पोजीशन 2 देंगे। अब यहां पे वैसे 1 लिखने का जरूरत भी नहीं, बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ऑब्वियसली नंबरिंग 1 से ही शुरू होगा। यहां पे ये अगर मेन चेन है तो ये नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो हम लोग कैसे नाम इसका लिखेंगे, इथाइल कम्स बिफोर मिथाइल बिकॉज E कम्स बिफोर M अल्फाबेटिकली, तो विल राइट N इथाइल N मिथाइल। आप बोलेंगे सर N क्यों लिखे, क्योंकि बाबू प्रीफिक्स जो होता है सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, उसके साथ उसका पोजीशन को भी लिखना जरूरी है। और यहां पर उसका पोजीशन क्या है, बिकॉज वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो उसका पोजीशन हो गया N इथाइल N मिथाइल, और 2 कार्बन का आपका मेन चेन है और फंक्शनल ग्रुप अमीन है, सो द नेम विल बी इथेनमीन। इथेन 1 अमीन लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट ही 1 हो जाएगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जस्ट अ मिनट, इथेनमीन का थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। N मिथाइल इथेनमीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, यहां पे हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल देते हैं। अगर इसके जगह 2 डिग्री अमीन होता तो कैसे नाम लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा होता है NH CH3 और इस जगह पर CH2 CH2 CH3 ऐसा होता, तो फिर आप लोग क्लियरली दिख रहा है कि इस बार N पे एक ये 2 डिग्री है, एक तरफ CH3 एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, सो दिस विल बी टेकन एज योर मेन चेन 1 2 3 ऐसा नंबरिंग कर देंगे और इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल और 3 कार्बन का मेन चेन है, सो विल राइट प्रोपेनामीन या प्रोपेन 1 अमीन। एक और IUPAC का क्वेश्चन यहां पर 2 डिग्री अमीन का दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस होगा। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3NH और NH पे यहां पर लिखा हुआ है CH, जस्ट अ मिनट, NH के बाद यहां पर CH और उस CH पे 2 CH3 ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, अब कोई मेरे को बोलेगा इसके से मेन चेन क्या लेंगे, इधर एक कार्बन इधर 3 कार्बन, सो विल बी टेकिंग आवर मेन चेन एज दिस वन, पूरा लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 को ले रहे हैं, पूरा तीनों को मेन चेन लेंगे, बिकॉज ये अमीन जो है वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, बेसिक सा बात है बाबू, IUPAC अगर आपको नॉलेज नहीं तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, उसके बाद ही सब क्वेश्चन प्रॉपरली बनेगा। यहां पे तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, नंबरिंग कहीं से भी करो 1 2 3, इधर से भी करोगे तो सेकंड पोजीशन पे अमीन आएगा, इधर से भी करोगे सेकंड पोजीशन पे आएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, N मिथाइल, बिकॉज जो मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, N मिथाइल, और 3 कार्बन का मेन चेन है, सो प्रोपेन, लेकिन इस बार पोजीशन 2 है अमीन का, तो प्रोपेन 2 अमीन, यहां पे सेकंड पोजीशन में अमीन है तो उसका पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है।
ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आप लोगों को लिखा हुआ है NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट मेरे को बिल्कुल सही दिख रहा है। ये NH2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। क्यों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है? बहुत बेसिक से एक स्ट्रक्चर से आप लोगों को समझाया जा सकता है। अगर हम एनिलीन का फोटो बनाएं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, और अगर आप इसमें कॉन्जुगेशन करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, तो आप देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप पहला बनाए हैं, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी बढ़ रहा है। यहां देखिए ऑर्थो पोजीशन में लोन पेयर माइनस चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड NH2, यहां पे प्लस चार्ज, और फिर आगे जब इसका आप रेजोनेंस को लेकर के जाएंगे तो ये वाला लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर लोन पेयर। So in the next resonating structure you can see that electron density at para position has been increased। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आ रहा है, तो उसको जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पर बढ़ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रहा है और पारा पोजीशन पे बढ़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे अटैक करना चाहेगा? वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, which means NH2 group is ortho para directing group। So this statement is fully correct। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है रीजन कि एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप लोगों को जानकारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का होगा तो आप लोगों को ये बात पता हो कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एनिलीन जो होता है वो, यही एनिलीन, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता है। उसका कारण आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए ये जो एनिलीन है इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट कैटलिस्ट इज AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, अब एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है और यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगा दैट नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ AlCl3। जैसे ही ये डोनेशन होगा ये क्या फॉर्म करेगा? इसको हम उसका फॉर्म बना रहे हैं यहां पे बेंजीन रिंग, इस केस में NH2 और यहां पे बन गया AlCl3, यहां पे नाइट्रोजन पे प्लस और एल्युमिनियम पे माइनस। इस तरह का कुछ एक कॉम्प्लेक्स वहां पे फॉर्म करेगा। अब इस नाइट्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर बचा नहीं और खास करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये ओवरऑल ग्रुप जो है वो हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को वो बढ़ा नहीं रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को वो घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आता है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वहां होता ही नहीं है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। यही रीजन है कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। देखो सिंपल, अगर एनिलीन का बात करो तो लोन पेयर था, वो तो एक्टिवेटिंग था, बट द कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज AlCl3, and in presence of AlCl3 this aniline, this nitrogen compound converts to a deactivating group due to which फ्रीडल-क्राफ्ट reaction does not take place। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है रीजन, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर कोई बोले NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा क्योंकि इसके प्लस m इफेक्ट के वजह से ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। जबकि यहां पे रीजन में लिख दिया एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। द स्टेटमेंट इज नो डाउट करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होने के बावजूद इसका आंसर होगा बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई बार कि सर दोनों सही हो गया, हमको पता कैसे चलेगा कि दूसरा वाला उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। इसका बहुत बेसिक सा रीजन है। आप एक काम करो, आप इस तरह का स्टेटमेंट बनाओ दैट NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, और फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ दो, बिकॉज एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कोई कनेक्शन ही नहीं दोनों लाइन में। दोनों बात बिल्कुल सही है, बट इन दोनों लाइन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप क्या करो, पहला असर्शन पढ़ो, फिर लिखो बिकॉज, और फिर ये वाला चीज लिख करके देखो कि क्या सही में ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली बन रहा है। तो मेरे को दिख रहा है कि प्रॉपर स्टेटमेंट तो बन ही रहा है, ये इसका रीजन है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस असर्शन रीजन क्वेश्चन को देखिए। असर्शन यानी कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स। ओके, मेरे को यह स्टेटमेंट सही लगता है। क्यों ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि देखिए क्या होता है, समझना
जैसे हम एक अल्काइल हाइड्राइड लेकर के आए CH3Cl और इसको अगर हम अमोनिया से ट्रीट किए, ठीक है, तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या होगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ये Cl यहां से निकल जाएगा और फिर ये वाला हाइड्रोजन क्योंकि एसिडिक हो गया तो वहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा CH3NH2। लेकिन क्या होता है, ये रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है। ये नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं है। ये फिर से CH3Cl जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा डब्बा में, तो इसके साथ फिर से ये रिएक्शन करता है और यहां पर बन जाएगा उसको 2 डिग्री अमीन NH CH3 CH3। तो यहां पे 1 डिग्री पे ना रिएक्शन रुका नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि 1 डिग्री का सारा ही फॉरवर्ड चला जाएगा, बट कुछ तो जाएगा। फिर यहां 2 डिग्री बन गया, अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये आगे चल करके 3 डिग्री भी फॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहां पे कह रहा है प्योर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं बन रहा। देयर विल बी मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। तो ऑब्वियसली अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड्राइड ये एक सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि प्योर फॉर्म में नहीं बन रहा, साथ में मिक्सचर भी बन जा रहा है। ठीक है, अब हम रीजन पढ़ते हैं। रीजन कह रहा है अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यील्ड्स मेनली सेकेंडरी अमीन्स। ये तो लाइन ही गलत है, क्योंकि देखो सेकेंडरी अमीन जो है इसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब फर्दर ये रिएक्शन कर सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर CH3Cl होता तो ये वाला कंपाउंड यहां पे जाकर के ये रिएक्शन कर देता तो आगे भी बनता, तो बेसिकली इसमें मिक्सचर बन रहा है। तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देखो अगर एक सही और एक गलत मिलता है फिर कोई लफड़ा नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब होता है जब दोनों सही मिल जाए और वैसे केस में आपको चुनना पड़े कि रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। लेकिन जब एक सही और एक गलत है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर जो है सी और डी होगा। इस केस में उसका सही आंसर है सी।